जैसे लगातार होने वाली वो बारिश की छोटी छोटी बूंदें बड़े बड़े नदियों में बाढ़ का रूप ले लेती है, उसमें परिवर्तन कर देती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन की सफलता को परिवर्तन और सफलता को बड़ा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो लगातार प्रयास करते रहिए अपने जीवन के लक्ष्य को बड़ा, चाहे वो समुद्र जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपका उस छोटी सी बारिश की बूंदों की तरह किया गया प्रयास आपको एक ना एक दिन उसके लक्ष्य को बड़ा बनाने में और उसको पूर्ण प्राप्त करने में ज़रूर योगदान निभाएगा। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे एंड एंजॉय भी कर रहे होंगे। स्कूल्स आपकी अच्छी से चल रही होगी। आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट्स में डाउट आ रहे हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है, यूट्यूब पे जाके आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया सर्च करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे कंटेंट एंड सारे टेस्ट पेपर्स एंड रेगुलर क्लासेस विद प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड फिर भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इश्यूज कहीं लग रहा है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे जो चैनल पे लिखे हुए कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप उनसे डिटेल कर सकते हैं, उनसे सारी चीज़ों से गाइड ले सकते हैं। सो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आई थिंक हमारे ये चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा और महासागरीय जल संचालन को हमने बहुत अच्छे से समझा। चैप्टर नंबर 13 से ही रिलेटेड हमारा 14 चैप्टर है। 13 चैप्टर में हमने जो चीज़ें समझी थी उसमें महासागरीय जल के आधार पर जब हम बात करते हैं जल की लवणता, जल का टेम्परेचर, उसके आधार पर हमने सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए 14 चैप्टर को शुरू किया था। उसमें हमने देखा था कि तरंगों का रूप किस प्रकार से होता है, तरंगे कैसे कार्य करती है। फिर हमने देखा महासागर की जल की संचालन में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, उनमें कौन कौन से बल कार्य करते हैं, कैसे वो गति करती है, कौन सा आकर्षण बल चंद्रमा और सूर्य का बल इस पर प्रभावित करता है। वो सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझी। आज हम बात करेंगे महासागरीय जल धाराओं की। देखिए, महासागरीय जलधारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है। बेसिकली जब जलधाराओं की बात की जाती है, जलधाराओं का मतलब यह है कि समुद्र का जो जल जो गतिशील होता है उसमें जो बहाव या जो गतिशील की आधार की जो चीज़ें बनती हैं, उसकी वजह से जो पवनों के आधार पर जो जल गति करता है वो आपका महासागरीय जल होता है। उस महासागरीय जल में प्रमुखतः दो धाराएं बहती है, एक होती है आपकी गर्म जलधारा और एक होती है आपकी ठंडी जलधारा। देखिए, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा अपनी उत्पत्ति के आधार पर, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इनकी जो उत्पत्ति है उनके क्षेत्र आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे किसी गर्म क्षेत्र से निकली हुई जलधारा आपकी गर्म जलधारा कहलाएगी और ठंडे क्षेत्र जैसे कि ध्रुवों की तरफ से निकली हुई जलधारा आपकी ठंडी जलधारा कहलाएगी। जब ये एक दूसरे में आपस में टकराती है तो काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव कर देती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं महासागरीय या समुद्रों के अंदर आंतरिक जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब गर्म और ठंडी जलधारा आपस में टकराती है तो एक क्षेत्र में मछली उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल क्षेत्र बन जाता है। जापान और आपका उत्तरी अमेरिका की साइड वाला क्षेत्र इस जलधारा के लिए या फिर गर्म और ठंडी जलधारा के मिलन की वजह से एक, हम ये कह सकते हैं, मछली उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्र भी बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वनस्पति उत्पादन होती है, छोटी मछलियाँ उसको खाने के लिए आती है और इसी बेसिस पर उन छोटी मछलियों के शिकार के लिए बड़ी मछलियां भी वहां पे उपस्थित हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्षेत्र मछलियों के लिए एक अनुकूलतम माहौल बना लेता है और वहां पे मछुआरों के लिए ये व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये गर्म जलधाराएं हमारे आर्थिक स्रोतों में भी भूमिका निभाती है और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण में परिवर्तन करने में भी भूमिका निभाती है। तो ये गर्म, ठंडी और गर्म जलधाराएं कैसे कार्य करती है उसको हम हमारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के आधार पर समझेंगे। हमारे जितने भी टफ चैप्टर थे आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 2 चैप्टर हमारे बचे हैं, वो ज़्यादा आपके टफ नहीं है, आपके जीवन से जुड़े हुए ही हैं। हमारी इकोलॉजी और पारिस्थितिकी विज्ञान से आधारित हमारा चैप्टर है, जीवन पर आधारित, जिस यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। हमारी सेकेंड बुक जल्दी स्टार्ट कर देंगे और उस बुक में है हम जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर अब आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही बुक मैं मानती हूँ 11th और 12th की सबसे हार्डेस्ट बुक जो समझी जाती है वो यही बुक है, क्योंकि क्लाइमेट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अर्थ के जितने भी कॉन्सेप्ट फैक्ट्स बनते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। चाहे अगर आप कोपेन की जलवायु को इंडिविजुअल लेवल पे राजस्थान की जलवायु पे बात करें तो भी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही है और एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। तो आई थिंक इन चैप्टर्स को हमने थोड़ा सा डिले में भी किया और चीज़ों को आराम से किया, बहुत ही स्मूथली लेवल पर हमने इसको कंप्लीट किया है। एंड मैं मानती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से क्लासेस देखी, आप नोट्स बना रहे हैं और फिर हमारे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी, तो इन सारे क्वेश्चंस पेपर को भी आप जब
सॉल्व करेंगे तो आपकी ये बुक ऑटोमेटिकली इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको आगे आने वाले 12th के भी सारे कॉन्सेप्ट आसान लगेंगे। और साथ ही जो इंडियन फिजिकल की बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आप बहुत ही अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। बेसिकली आपका हार्ड, जो हम ये कह सकते हैं आपके सफलता का जो प्रयास का जो ये मार्ग है भूगोल का, उसमें सबसे टफ जो आपका लेवल था वो यही बुक है। और इस बुक को हमने बहुत ही ईजी लेवल से और बहुत ही आसानी से और इन्जॉय करते हुए हमने कंप्लीट कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। और 2 चैप्टर पे भी आप ऐसे ही साथ बना के रखिएगा एंड चीज़ों को अच्छे से डिटेलिंग से हमने पढ़ाया है, तो आप भी उसको एनालाइज कीजिएगा और फिर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिएगा। उसमें अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सो महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी के प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाती है। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों को प्रभावित करती है। पहला बल होता है आपका प्राथमिक बल, यानी जो जल की गति को प्रारंभ करता है, जहाँ से जल मूव करना शुरू करता है, वो बल आपका कौन सा होता है? वो बल होता है आपका प्राथमिक बल। दूसरा है आपका द्वितीयक बल। द्वितीयक बल वो होगा जिसमें धाराओं का प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। तो 2 बलों का कार्य होता है, एक तो प्रवाह होना और उसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जो बल कार्य करते हैं। 2 प्रकार के जल धाराओं में कार्य होता है, एक आपका प्राथमिक होता है और एक आपका द्वितीयक बल होता है। द्वितीयक बल में धाराओं के प्रवाह को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। यहाँ देखिए जो धाराएं हैं, देखिए बेसिकली अगर हम बात करें 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, तो ऑब्वियसली सा ये हमारा क्या है? गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो भी जलीय क्षेत्र पाए जाएंगे उनका तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि जल की एक अवस्था है देरी से ही गर्म होना और देरी से ही ठंडा होना स्थल खंड के बजाय। तो दक्षिणी क्षेत्र में आपका क्या है? महासागरीय क्षेत्र ज़्यादा है और इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो भी जल धाराएं हैं उसमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ इधर हमारा प्रशांत महासागर, इधर भी हमारा प्रशांत महासागर है। ऊपर की साइड हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर, ये हमारा ठंडी जलधारा वाला क्षेत्र ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 0 पर है। इसीलिए यहाँ पे गर्म जलधाराएं नहीं निकल के ध्रुवों की तरफ कौन सी जलधाराएं बहेगी? ठंडी जलधाराएं बहेगी। और ये क्या होगी? गर्म जलधारा की तरफ आएगी। और गर्म जलधारा किधर जाएगी? ठंडी जलधारा की तरफ जाएगी। और जिस क्षेत्र में ये टकराती है वहाँ के क्षेत्र में कई सारी अनुकूलतम परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। जैसे ही हमारी ये जलधाराएं हैं, जैसे कि आपको ये अलास्का धारा दिखाई दे रही है। अलास्का जलधारा जो है, वैसे अलास्का ठंडा क्षेत्र है लेकिन यहाँ गर्म जलधारा पाई जाती है। कैलिफोर्निया जो है ध्रुवीय क्षेत्र के आधार पर ठंडी जलधाराएं हैं, यहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराओं का। और एक हमारी गल्फ स्ट्रीम जो आपको पता है बहुत ही फेमस है। और लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के बारे में अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, ब्राज़ील की जलधारा की बात की जाए, पेरू की जलधारा, तो जिस तरीके से जल का बहाव है उसके तापमान और टेम्परेचर के प्रभाव के आधार पर होता है, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में अच्छे से समझ लिया था। इनके कॉन्सेप्ट के आधार पर ही ये महासागरीय धाराओं के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर इन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी, एक बार उससे गो थ्रू हो जाइएगा। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वह है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। कौन कौन से बल कार्य करते हैं प्राथमिक में? जिसमें धाराओं का प्रभाव होता है, जिसमें सौर ऊर्जा के द्वारा जल का गर्म हो जाना, वायु के द्वारा, वायु जब गर्म, आपने देखा लास्ट चैप्टर में हमने समझा था कि जो गर्म जल पवन है वो आपके टेम्परेचर के प्रभाव को या फिर ऊपरी जल की सतह को क्या कर देती है? गर्म कर देती है और नीचे वाली सतह को पलटने में भी भूमिका निभाती है। इन तरंगों की वजह से ठंडा जल होता है वो ऊपर आ जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है गर्म जल। तो इन अवस्थाओं में वायु का भी प्रभाव रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभाव रहता है और एक ही साथ आपका रहता है सौर ऊर्जा और जल के गर्म होने के प्रभाव की अवस्था भी इसमें देखने को मिलती है। फिर है हमारा, जस्ट अ मिनट, यही कारण है कि विषुवत के पास महासागरीय जल जो है सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल क्या करता है? फैलता है। और एक हमारा कोरियोलिस बल भी कार्य करता है। आपको पता है पवनों की दिशा में भी हमने कोरियोलिस बल को अच्छे से समझ लिया था कि पवनों की गति में इसकी कैसी भूमिका रहती है। तो कोरियोलिस बल, अगर आपसे पूछा जाए महासागरीय धाराओं में कौन से बल कार्य करते हैं, तो महासागरीय धाराओं में प्रमुखतः 2 बल कार्य करते हैं। एक आपका प्राथमिक बल होता है और दूसरा आपका द्वितीयक बल होता है। प्राथमिक बल का कार्य क्या होता है? प्राथमिक बल आपका जो जल की गति को प्रारंभ करता है। जल की गति को प्रारंभ करने में हवाएं काम करती है। सिंपल है, जल की गति को सौर ऊर्जा से द्वारा जल गर्म होता है, तो गर्म जल क्या करेगा? गर्म जल हमेशा फैलता है। जब सौर ऊर्जा से वो जल गर्म होगा तो गर्म जल फैलने का प्रयास करेगा। और यही कारण है कि विषुवत के पास जो भी महासागरीय जल है उनके स्तर में मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेमी अधिक ऊंचा होता है। तो जो इनका जलीय क्षेत्र है या जल स्तर है वो मध्य महासागरीय या विषुवत क्षेत्रों में अन्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा पाया जाता है। जिसका कारण क्या है? चूंकि ये गर्म अवस्था है, 0 डिग्री इक्वेटर पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसीलिए
इसीलिए वहाँ का क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा, और वहाँ के गर्म जल का प्रभाव अगर क्या रहेगा, फैलने का प्रभाव रहेगा, इसलिए 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी कारण बहुत कम प्रवणता यहाँ पर उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागरों के सतह पर बहने वाली वायु जल को क्या कर देती है, गतिमान कर देती है। जैसे कि समुद्र समीर जो होती है वो बहा के जल को प्रभावित करती है, तो जल को गतिमान करने में भी वायु की भूमिका रहती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। तो जो भी घर्षण उत्पन्न होगा इनमें, वो इन जल को प्रभावित करने में भूमिका निभाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्र जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित हो जाता है। जैसे कि आपको कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, वैसे ही समुद्रों पर ये जो जल है वो विपरीत कार्य करेगा। उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होगी वो दाईं तरफ हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ हो जाएगी। यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्लियर है? प्रवाहित हो जाएगी और उनके चारों ओर बहाव का वलय कहा जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे कि देखिए गर्म जल धारा जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्म जल फैलता है और इस पर क्या बल कार्य करता है, कोरियोलिस बल कार्य करता है। तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ ये कैसे तरफ मुड़ जाएगी, ये लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ये राइट साइड में मुड़ जाएगी। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक साइक्लोन टाइप की जो स्थिति रहती है वो इनका मुड़ना, एक हम ये कह सकते हैं। इसी की वजह से कई सारी स्थितियां परिवर्तित होती है और इन जल का जो परिवर्तन है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विपरीत रहता है और ये धाराएं वर्ताकार उत्पन्न होती है। पानी के घनत्व में अंतर, देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, द्रव्य बटा आयतन। जो भी आपका रहता है द्रव्य घनत्व में अंतर पाया जाता है। महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। ऊर्ध्वाधर आपको पता है ये गति होती है जो ऊपर उठाती है इसको। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है, क्योंकि वो क्या होगा, उसमें खारेपन की मात्रा कम होगी तो वो उसकी अपेक्षा बैठेगा कम और ऊपर की तरफ ज़्यादा उठेगा। इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। जो सघन जल है वो नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। जो सघन अवस्था यहाँ पे पाई जाती है, सघन अवस्था आपके ठंडे जल की पाई जाती है, जो क्या करेगा, अपेक्षाकृत नीचे बैठेगा। और चूंकि गर्म जल जो है उसकी सघनता कम पाई जाती है, इसीलिए ये अपेक्षाकृत क्या करेगा, ऊपर उठने का कार्य करेगा। ठंडे जल वाले महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे विषुवत की ओर गति करते हैं। तो ठंडी ध्रुवों की तरफ आपका टेम्परेचर क्या रहता है, माइनस रहता है। तो तापमान माइनस होने की वजह से वहाँ का जो जल है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा जल क्या करेगा, नीचे बैठेगा और नीचे बैठते हुए धीरे धीरे किधर की तरफ मूव करेगा, ये विषुवत वर्त की ओर गति करेगा। गर्म जल धाराएं विषुवत वर्त से सतह के साथ क्या करती है, ध्रुवों की ओर जाती है। ये सेम कॉन्सेप्ट पवनों में था, आपको पता है। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की जो पेटियां हैं, हमेशा हवाएं क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि जो ठंडा जल है वो क्या करेगा, उसकी सघनता ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे बैठेगा और गर्म जल क्या होगा, वो सघनता कम होने की वजह से ऊपर होकर, हल्का होकर वो ऊपर की तरफ उठेगा। इसीलिए ये जो अवस्थाएं चलती हैं, गर्म जल धाराएं जो है वो विषुवत वर्त से ध्रुवों की तरफ यानी ठंडी जल धाराओं की तरफ बहती है और ठंडी जल धाराएं क्या करेगी, नीचे की तरफ वापस आएगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे जगह स्थिति क्या है, पृथ्वी के बाहर तो जल जा नहीं सकता, तो यहाँ पे जो बल गति करेगा वो यहाँ की तरफ आएगा और यहाँ से जो बल गति करेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट के आधार पर हम जल धाराओं को समझ सकते हैं। ध्रुवों की ओर आती हुई ये जल धारा ठंडे जल का स्थान ले लेती है। गर्म जल धाराएं विषुवत वर्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान ले लेती है। महासागरीय धाराओं की विशेषताएं, ये तो थे महासागरीय ठंडी और गर्म जल धारा के कॉन्सेप्ट जो कि प्राथमिक बल के द्वितीयक बल के आधार पर कार्य करते हैं। फिर है महासागरीय धाराओं की विशेषताएं क्या हैं। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं, वह इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। हम तरंगों को नॉट से मापते थे, ये आपको याद होगा। तो 5 नॉट से भी अधिक इन धाराओं की गति रहती है। कहाँ पे, सतह के पास, जो भी तटीय सतह क्षेत्र होंगे वहाँ पे इसका प्रवाह ज़्यादा होगा। और गहराई के धाराओं की गति धीमी हो जाती है, जो कि 0 पॉइंट, जैसे जैसे ये गहराई बढ़ती जाएगी इसकी धाराओं की गति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसीलिए आपको तटीय क्षेत्रों पे, सतह पे आपको जल ज़्यादा हिलता हुआ या उड़ता हुआ दिखाई देता है, महसूस होता है। हम किसी धारा को गति को उसके वहा के रूप में जानते हैं। वहा को नॉट से मापा जाता है। धारा की शक्ति का देखिए, वहा जो है इसकी गति का हम ये कह सकते हैं
चिन्ह बिंदु है और संकेतक है, और नोड जो है वो तरंगों का संकेतक है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। महासागरीय धाराओं के प्रकार, अब हम देखेंगे धाराएं कौन कौन सी प्रकारित होती है। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जाता है। एक आपकी ऊपरी जलधारा होती है जो कि महासागरों के 10% या भाग में ऊपरी जलधारा पाई जाती है। जो महासागर के 10% का जो हिस्सा है, भाग का ऊपरी सतह, वहां पे आपको ऊपरी जलधारा देखने को मिलती है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं। तो आपसे यहाँ पूछ सकते हैं महासागरीय एक तो बल पर कौन से बल पर कार्य करते हैं, 2 बल हो जाएंगे, प्राथमिक और द्वितीयक बल, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एंड दूसरा आपका आता है महासागरीय धाराओं के प्रकार, जिसमें प्रमुख है आपका वर्गीकृत जो गहरी जलधारा और एक सतही जलधारा। सतही जलधारा में सबसे पहली है आपकी ऊपरी जलधारा, जो कि महासागरों के ऊपरी सतह में लगभग 10% तक यानी 400 मीटर की गहराई तक ये जलधारा उपस्थित रहती है। गहरी जलधारा, महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में पाया जाता है। तो दूसरी जलधारा कौन सी है, गहरी जलधारा, जिसमें 90% जल इसके अंतर्गत आता है और 10% आपका ऊपरी सतह पर आता है। यह जलधाराएं महासागरों में घनत्व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहां गहरी जलधाराएं बहती है, क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। तो जहां पे घनत्व ज़्यादा होगा, घनत्व के कारण ये नीचे की तरफ चीज़ें बैठेगी। तो उच्च अक्षांश जो है, उच्च अक्षांश आपके कहाँ है, आपके ध्रुवों की तरफ है, वहाँ पे तापमान कम होता है तो घनत्व भी अधिक होगा, और इसीलिए ये जलधाराएं गहरी जलधाराएं बहती है, क्योंकि यहाँ पर अधिक घनत्व के कारण क्या हो जाता है, पानी नीचे धंस जाता है। इसलिए ऊंचे अक्षांशों में या जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे मोस्टली आपको कौन सी जलधाराएं दिखेगी, गहरी जलधारा दिखेगी। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में होता है, चाहे वो निम्न हो या मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में भी होता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है, प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं उच्च अक्षांशों पे क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। तो महासागरीय जो जल है, अब देखिए इन जलधाराओं का डिस्ट्रीब्यूशन 2 रूप में हो रहा है, एक आपका गर्म और एक आपकी ठंडी जलधारा। तो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपरी क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। चूंकि यहाँ पर तापमान क्या रहेगा आपका, ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ज़्यादा तापमान होने की वजह से क्या है, इन दोनों क्षेत्रों में जल क्षेत्र में लाती है, ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। तो जो महाद्वीपों का पश्चिमी तट है, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, उन कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है, उन वेस्टर्न पार्ट में ये जलधाराएं बहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठी हुई जलधारा इसके पश्चिमी तटों की तरफ जाएगी, यहाँ से उठी हुई जलधारा इसके पश्चिमी की तटों की ओर मूव करेगी। तो पश्चिमी की तटों की तरफ ये जलधाराएं बहती है, और ऐसे इन दोनों गोलार्धों में होता है। नीचे के भी जो कॉन्टिनेंट होंगे, जो भी आपका अफ्रीका और थोड़ा सा पॉइंट जो दिखाई देता है नॉर्थ साउथर्न पार्ट में ऑस्ट्रेलिया के, जो इसके ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में क्या होगा, पूर्वी तटों की तरफ होगा। देखिए आप उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट अलग होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका इधर की तरफ होगा, और ये ऊपर जाएगी तो पश्चिमी तट हो जाएंगे, और नीचे की तरफ आपका पूर्वी तट रहेगा। क्लियर है। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल के क्षेत्रों में पहुंचाती है, ये चीज़ आपको पता है, गर्म जाएगी ठंडे की तरफ, ठंडी जाएगी गर्म की तरफ, और ये दोनों गोलार्धों में क्षेत्रों में बहती है। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस बल के प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं, और महासागरीय जल धाराओं का प्रभाव वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता ही है, जो कि हम अच्छे से समझ चुके हैं। वायुमंडलीय प्रवाह, पवनों का प्रभाव। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है, यानी एंटी साइक्लोन वाली स्थिति बनती है, यानी हमारे बाहर, अंदर से बाहर की तरफ आती है। तो ये कारण क्या है हमारा, मध्य अक्षांश है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा है, और उच्च दाब का जहाँ पे भी क्षेत्र होता है वहाँ प्रति चक्रवात बनता है, और प्रति चक्रवात जहाँ पर भी होंगे वहाँ पे आपकी बारिश की मात्रा जो कि न के बराबर होगी। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु क्या बनाती है, प्रति चक्रवात बनाती है, और दक्षिणी गोलार्धों में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। महासागरीय धाराएं
भी लगभग इसी के अनुरूप प्रभावित होती है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा जो है उसी के आधार पर है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इसको महासागरीय धाराओं के आधार पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आपको गोलार्धों के आधार पर महासागरों का या जलीय धाराओं का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए। तो उत्तरी गोलार्ध में आपका हमेशा क्या रहेगा, महाद्वीपों के पश्चिमी तट की तरफ होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका महाद्वीपों के पूर्वी तट की तरफ इनका प्रवाह रहेगा, और इनके प्रवाह के आधार पर टेम्परेचर का प्रभाव भी पड़ेगा, और इसी के आधार पर जो प्रभावित क्षेत्र है आपका मध्य अक्षांशीय क्षेत्र प्रति चक्रवात बनाता है, और प्रति चक्रवात का जो व्यवहार है वो एज इट इज इसी महासागरीय धाराओं में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होती है, और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जल धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जल धाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट कोरियोलिस बल का बनता है पवनों में, वही आपका इसमें इंक्लूड किया गया है। महासागरीय जल धाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से उष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जल धाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जल धाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जल धाराओं को मानचित्र में दर्शाया गया है। तो ये देखिए विषुवतीय प्रति धाराएं जो आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पर आपकी जो है पवने, अब देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की तरफ ये जो जा रही है, ये जल धाराएं जो उत्पन्न हो रही है, ये आपके पश्चिम की तरफ, क्योंकि पृथ्वी चूंकि गोल है तो उसकी अवस्था के आधार पर ये चीज़ों को ऐसे बदलती रहेगी, क्योंकि मूव करते हुए ये वापस इसी स्थान पर आएगी। तो इसी अवस्था के आधार पर ये जो है नीचे की अवस्था आपके पूर्वी तटों की तरफ रहेगी और यहाँ पर अवस्था आपके पश्चिमी तटों की तरफ रहेगी। महासागरीय जल धाराएं वायुमंडल के प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से उष्मा को स्थानांतरित करती हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों में केवल ठंडी जल धाराएं होती है जो कि उष्णकटिबंधीय और विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती हैं, जबकि यहाँ की गर्म जल धाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जल धाराओं को मानचित्रों में दर्शाया गया है। तो जो भी ध्रुवों की तरफ होगी वो किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी, और ये जो जल धाराएं होगी गर्म जल धाराएं वो ध्रुवों की तरफ वापस जाएगी। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जल धाराएं बहती हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और इसको स्टार मार्क लगा दीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाद्वीपों का जो पश्चिमी तट है वहाँ पे हमेशा क्या रहेगी, ठंडी जलधारा बहेगी। इसके पूर्वी तटों के विपरीत महासागरीय के पूर्वी तटों पे आपकी गर्म जलधारा ज़्यादा देखने को मिलती है। उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतरण भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है, यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क होते हैं। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज्यादा दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा हम ये कह सकते हैं जो भी क्षेत्र है मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं पाई जाएगी, जबकि उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसमें पश्चिमी महाद्वीपों पर आपकी ठंडी जलधाराएं बहेगी। क्योंकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास वाला टेम्परेचर भले हाई हो, लेकिन यहाँ पे वर्षण की जो अवस्था है उसकी वजह से भी धाराओं का या पवनों का प्रभाव भी इसमें दिखाई देता है, जिसके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम होती है और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतरण भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जल धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती है, जिसकी वजह से मानसून की अवस्थाएं भी बनती है। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र होती है और ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित होती है। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति से प्लैंकटन बनते हैं और इनकी सहायता से मछलियों का प्रमुख भोजन होती है प्लैंकटन, और इसी वजह से यहाँ पे मत्स्य क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। जहाँ भी गर्म व ठंडी जलधाराएं पाई जाएगी वहाँ पे प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। प्लैंकटन आपकी एक वनस्पति है। प्लैंकटन आपकी वनस्पति है जो छोटी मछलियों का भोजन है। क्लियर है?
जल धाराएं जो थी, अब उनको हम सिंपल से कॉन्सेप्ट में अगर एक लाइन टू लाइन डिटेल से समझे तो सेम अगर हम ये महासागरीय धाराओं से कहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो भी हम महासागरीय धाराओं की बात कर रहे हैं उसका प्रभाव पवनों पर कहीं ना कहीं पड़ता है, गोलार्धों की स्थिति का प्रभाव भी इस पर रहता है और टेम्परेचर की अवस्था के आधार पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो दो बल सबसे पहले कार्य करते हैं। पहला बल आपका प्राथमिक बल हो जाएगा, दूसरा आपका जो है आप बल रहेगा द्वितीयक बल। और प्राथमिक और द्वितीयक बल की दोनों की अवस्थाओं के आधार पर चीज़ें बदलती हैं। और उसके साथ ही जब हम इसके प्रभाव की बात करते हैं ये किस प्रकार से रहती हैं, तो उत्तरी गोलार्धों में महाद्वीपों की स्थिति के पश्चिमी की तरफ और दक्षिणी गोलार्धों में पूर्वी तरफ इसकी अधिक स्थिति पाई जाती है। और उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी भले ही महसूस हो, लेकिन उष्ण कटिबंधीय में महासागरीय तटीय क्षेत्रों पर आपको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं रहेगी, सुहावना मौसम रहेगा, ना तो ज़्यादा सर्दी रहेगी ना ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि वर्षण की अवस्था, क्योंकि जल वाष्प की अवस्था सर्वाधिक यहाँ पाई जाती है। तो दिन में 2 बार यहाँ पे 3 बार वर्षा हो जाती है। तो यहाँ क्षेत्र में जलवायु का प्रभाव भी विपरीत रहता है और इसीलिए यहाँ की जलधाराओं पर भी हम अलग प्रभाव, अलग मानसून, अलग स्थितियाँ महसूस करते हैं। दूसरी बात जो हमारे ध्रुवों की तरफ है, ध्रुवों पर चूंकि हमारा टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो इसी वजह से हमारे वहाँ पर ठंडी जलधाराएं पाई जाती है और ये ठंडी जलधाराएं गर्म की ओर प्रभावित होती है नीचे की तरफ जब ये उतरती है, क्योंकि सघन अवस्था में ये क्या करेगी, नीचे बैठती है। तो सेम प्रोसेस जो हमने पवनों में पढ़ा था वो ही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इसके कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन जो भी पुटअप होते हैं आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे महासागरीय धाराओं का प्रभाव पूछ सकते हैं। चूंकि आप कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जलधाराएं पाई जाती है। लेकिन अगर आप 11th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बेसिकली 2-3 गल्फ स्ट्रीम और जो हमारी ये जो मैप है आप इसके सी जो 2-3 इंपॉर्टेंट है, ये वाली कैलिफोर्निया की धारा, अलास्का की धारा, लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम की धारा और पेरू की ब्राज़ील की धारा, ये 2-4 धाराएं जो इंपॉर्टेंट हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें और इनके मैपिंग के थ्रू एग्जैक्ट इनकी लोकेशन को समझ लें, आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर 14 जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पहले के चैप्टर से ही कनेक्टेड हैं। तो हम इसमें ज़्यादा डिटेलिंग पे अगर जितना जाएं उतना ही कम है। हमारी 11th के कॉन्सेप्ट से हमने अच्छे से इसको कवर कर लिया है। आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा 15 चैप्टर इसी एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक एंजॉय कीजिए। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।